Our topic to discuss is crystal field theory, CFT theory. CFT theory बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरी है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को एक्सप्लेन करने के लिए, बिकॉज बहुत सारे पैरामीटर जो प्रीवियस थ्योरीज में जस्टिफाई नहीं हो सके थे। जैसे सबसे बड़ा एक मैग्नेटिक बिहेवियर था, जो वीबीटी थ्योरी में भी कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में उसमें एरर आ रहा था कि आपका एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल अकॉर्डिंग टू वीबीटी डिफरेंट वैल्यूज दे रहा था। यानी आप अगर मैग्नीज का चेक करोगे तो आप अगर उसकी वैल्यूज कैलकुलेट करते थे तो आपके पास उसकी वैल्यू आती थी इट शुड बी डायमैग्नेटिक, बट एक्चुअली में वो क्या होता था कि वो पैरामैग्नेटिक बिहेव करता था। ठीक है, तो इस तरह वीबीटी में बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे जो एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। उसके बाद हमने एमओटी थ्योरी को देखा। एमओटी थ्योरी में हमें ये पता चला कि हमने उसकी बेसिकली ऑर्बिटल डायग्राम चेक की कि आपके पास ऑर्बिटल्स कैसे ओवरलैप कर रहे होते हैं। ठीक है, और उसके बाद हमने ये देखा कि इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग किस तरह हो रही होती है, आपके पास लिगेंड कैसे अप्रोच करता है। इस तरह के पैरामीटर्स को स्टडी किया। लेकिन अभी भी जो आपके पास थ्योरी थी एमओटी, इट कांट एक्सप्लेन द रीजन व्हाई कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड गिव कलर्स। वो कलर्स क्यों शो करते हैं, अभी भी ये पॉइंट को डिस्कस नहीं किया गया पिछले किसी भी थ्योरी में। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो क्रिस्टल थ्योरी जो सबसे लास्ट थ्योरी हम स्टडी करने जा रहे हैं आज, ये सबसे इम्पोर्टेंट और एक समराइज थ्योरी थी जिसने आपके काफ़ी सारे पॉइंट्स को कवर किया। आल्सो वो पॉइंट्स कुछ पहले डिस्कस हो चुके थे, बट इट विल गिव्स द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एंड गिव रीजंस व्हाई द कलर इज शोन बाय द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। क्योंकि वो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो है वो कलर शो करते हैं। तो ये थ्योरी बेसिकली बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव थ्योरी थी और ये पेश की गई थी इन 1930 में। ठीक है, सबसे पहले जो साइंटिस्ट था हमारे पास, द बेथ एंड वैन वलक, इसने डेवलप की थी ये थ्योरी बिकॉज इट वांट टू एक्सप्लेन द कलर्स एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड का वर्ड इसलिए यहाँ पे यूज़ किया गया है बिकॉज हमें पता है कि जो मॉलिकुलर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना रहे होते हैं, आपके पास कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है, उनकी खास किस्म की ज्योमेट्री होती है। इट में आइदर बी टेट्राहेड्रन इन शेप और स्क्वायर प्लेनर और ऑक्टाहेड्रल इन शेप। ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्रिस्टलाइन का वर्ड यूज़ किया। तो सबसे पहले इस कंसेप्ट को यूटिलाइज किया गया था 1930 में, ताकि वो कलर को एक्सप्लेन कर सकें। और लेटर ऑन 1951 में जो वर्ड था क्रिस्टल थ्योरी जो था, उसने वाकई में इसके स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन किया। ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स के स्पेक्ट्रा से मुराद की सारी बात है कलर जो ट्रांजिशंस हो रही होती हैं उनको एक्सप्लेन किया। और उसके बाद ये थ्योरी बहुत ज़्यादा ही हेल्पफुल होगी बिकॉज ऑफ इट्स प्रॉपर्टीज। अब इस थ्योरी को स्टडी करने से पहले इसकी कुछ अजम्पशंस हैं जो हम पहले देख लेते हैं। सो आगे आपको इसको थ्योरी को अटेम्प्ट करने में थोड़ी सी आसानी हो। वो जो अजम्पशंस हैं आपके पास, लेट्स चेक द अजम्पशंस। दीज आर द assumptions. Assumption mean the features जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इस थ्योरी की। वो सबसे पहले इसकी assumption है कि ये एज्यूम किया गया कि जो लिगेंड है और जो सेंट्रल मेटल एटम है, जब वो आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, दे आर प्योरली आयनिक। ठीक है, बिकॉज एमओटी ने ये सोचा था कि एमओटी में हमने बात की थी लिगेंड्स आके इलेक्ट्रॉन पेयर पूरा डोनेट करते हैं मेटल को, और वीबीटी पे भी हमने यही कॉन्सेप्ट लिया था। तो इसका मतलब इट शुड बी अ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। पर यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये आया कि मेटल और लिगेंड्स का जब आपस में बॉन्ड बनता है तो लिगेंड्स और मेटल इनमें आयनिक इंटरेक्शंस होती हैं। जैसे पॉजिटिव चार्ज होता है मेटल पे और लिगेंड हैव नेगेटिव चार्ज, तो कहते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट, तो इट मस्ट बी प्योरली आयनिक इन नेचर। ठीक है, ये एक इसकी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट एजम्पशन थी इसकी सीएफटी थ्योरी की, जिसमें लिगेंड और सीएमए यानी सेंट्रल मेटल एटम के दरमियान जो इंटरेक्शन डेवलप होता है, इट मस्ट बी प्योरली आयनिक इन नेचर। यानी इसकी कोवलेंट नेचर को या कोऑर्डिनेट नेचर को वो एक्सप्लेन नहीं करता। दूसरी एजम्पशन ये थी कि ये एज्यूम किया गया कि लिगेंड्स और सेंट्रल मेटल एटम पॉइंट चार्जेस होते हैं। पॉइंट चार्जेस मतलब जिनपे चार्ज आ रहा है प्लस और नेगेटिव, उसकी बात कर रहे हैं। फिर सीएफटी ने ये भी एक्सप्लेन किया कि हम अगर डिस्कशन करते हुए चलें तो हम सिर्फ सेपरेटिंग की बात करेंगे डी ऑर्बिटल की। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यह है कि सीएफटी किस ऑर्बिटल से डील करती है। इट ओनली डील्स विद डी ऑर्बिटल और सम टाइम एफ ऑर्बिटल, बट नॉट विद एस एंड पी ऑर्बिटल। इसका मतलब ये हुआ जैसे बीबीटी में हमने हाइब्रिडाइजेशन का वर्ड यूज किया था। हाइब्रिडाइजेशन में ओवरलैपिंग आई थी। ओवरलैपिंग कौन कौन सी थी, आपके पास DsP2 थी, DsP3 थी या sp3 थी। इसका मतलब उसमें कौन कौन से ऑर्बिटल इन्वॉल्व थे, उसमें sp था, p भी था और d भी था।
ठीक है। MOT में भी यही सब कुछ था कि वो सारे ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व थे। तो CFT में क्या था, ये एक इसका आपके पास मेन एजम्पशन है कि इसमें आपके पास सिर्फ स्प्लिटिंग या जिस चीज को हम स्टडी करते हैं वो सिर्फ d ऑर्बिटल्स को करते हैं। ठीक है। इट कैन नॉट कमेंट ऑन s एंड p ऑर्बिटल। तो इसका मतलब ये हुआ कि CFT कैन नॉट एक्सप्लेन द हिब्रिडाइजेशन फिनोमेना। ठीक है, ये सबसे मेजर पॉइंट है, क्योंकि अगर ये d ऑर्बिटल को सिर्फ डील करता है तो इसका मतलब हिब्रिडाइजेशन को हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते इसमें। ठीक है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये थी कि CFT थ्योरी से हमें मैग्नेटिक मोमेंट की जो वैल्यू है वो एग्जैक्ट मिलती है। जो पिछली थ्योरीज में एरर्स आ रहे थे, कोई समहाउ आपके पास जैसे मैग्नीज के कॉम्प्लेक्स में एरर आया था, आपने कैलकुलेट किया तो पेयर अप हो रहा था मैग्नीज हेक्सासाइनो था, और जब कैलकुलेट लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंटल किया गया तो उसकी वैल्यू पैरामैग्नेटिक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहे थे। तो उन केसेस में आपके पास CFT इज़ वेरी हेल्पफुल। आपके पास CFT बहुत इंपॉर्टेंट होती है ऐसे केसेस में, क्योंकि उससे मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू हमें एग्जैक्ट मिलती है। ठीक है। तो ये इसकी कुछ अजम्पशंस थी जिसे लेके हम आगे चलेंगे। यानी अपने माइंड पे आप रखें कि ये अजम्पशन कौन कौन से थे, कि एक तो ये प्योर आयनिक इन नेचर है, पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है, डायपोल्स, डायपोल मतलब उस पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस डेवलप हो जाते हैं, और इट ओनली डील विद d ऑर्बिटल स्प्लिटिंग, और इसमें जो है आपके पास हिब्रिडाइजेशन नहीं होती, और मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू को आप एग्जैक्ट इसमें स्टडी कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद आपके पास अगर हमें क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की डेफिनेशन देनी पड़े तो हम उसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं। बेसिकली क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आपके पास क्या है, इट इज द डिस्क्राइब द degeneracy of electron orbital states, usually d or f, mostly हम तो स्टडी करेंगे वो d है, due to the static electric field surrounding by the charge distribution। जैसे भी हमने बात की कि CFT डील करती है कि आपके पास क्या होता है, सेंटर में मेटल होता है, ठीक है, और लिगेंड्स उसके सराउंडिंग में होते हैं। तो दैट मीन्स पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव चार्जेस में सराउंड किया हुआ है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है, और इस वजह से जो मेटल का d ऑर्बिटल होता है वो डीजेनरेसी में चला जाता है। डीजेनरेसी मीन्स आपको पता है कि d ऑर्बिटल आगे फर्दर 5 में डिवाइड होता है। ठीक है। वो जो 5 ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी सेम एनर्जी होती है, लेकिन जैसे लिगेंड उसको अप्रोच करता है वो जो 5 ऑर्बिटल सेम एनर्जी के होते हैं वो अब सेम एनर्जी के नहीं रहते, वो और डिजेनरेट हो जाते हैं, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है। तो ये बेसिकली इसका मेन थीम है CFT थ्योरी का कि क्या हो रहा है। ठीक है। ये थ्योरी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये एक्सप्लेन करती है आपके पास ट्रांजिशन मेटल्स की स्पेक्ट्रोस्कोपी को, यानी आप यू कैन से दैट ट्रांजिशन मेटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स मूव ऑन कर रहे होते हैं उनकी ट्रांजिशन हो रही होती है उसको एक्सप्लेन करती है। ठीक है। पार्टिकल ऑप्टिकल स्पेक्ट्रा, ऑप्टिकल मतलब कलर डीलिंग है आपके पास। CFT सक्सेसफुली हमें बताता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को, कलर्स को, आपकी हाइड्रेशन इंथैल्पीज को, और स्पाइनल स्ट्रक्चर्स मैनी मेटल के स्ट्रक्चर को प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करता है। लेकिन फिर भी ये थ्योरी जो है ना आपके पास बॉन्डिंग की प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं देती कि बॉन्ड से आपके पास यूपीजी में आता है कि बॉन्ड कैसे बनता है, हिब्रिडाइजेशन की इन्वॉल्वमेंट होती है तो हमें बॉन्डिंग का पता चलता है। जब CFT थ्योरी हमें बॉन्डिंग के बारे में एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन, हाइब्रिडाइजेशन के बारे में एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं देती है तो इसका मतलब it can't properly explain about the bonding between ligand and metal। ये सिर्फ उसका इंटरेक्शन को बता रहा है, लेकिन जो एग्जैक्ट बॉन्डिंग है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाता। ठीक है। तो बेसिकली ये आपके पास इसकी डेफिनेशन। नाउ लेट अस सी द फ्रॉम ये बुक आप देख सकते हो। आप बुक में आपके पास क्या है, एक उन्होंने हाइपोथेटिकल एग्जांपल ली हुई है, आप इस पैसेज को आप स्टडी कर सकते हो, मैं आपको सिर्फ समझाती हूँ। हाइपोथेटिकल एग्जांपल में वो कहता है कि आपके पास एक स्पॉन्ज बॉल है। स्पॉन्ज बॉल मीन्स स्पॉन्जों के आपके पास ये जो बॉल है, आप छोटा सा बॉल पकड़ो, अगर वो नॉर्मली आपने अपने हाथ में पकड़ा होता है तो उसका मतलब उसके अंदर प्रेशर जो लग रहा है वो हर साइड से यानी बराबर है। ठीक है। नॉर्मल बिहेव कर रहा है, लेकिन जैसे ही उस बॉल पे आप अपने फिंगर्स के थ्रू प्रेशर एग्जर्ट करना शुरू करते हो तो पूरे बॉल पे एक जैसा प्रेशर फिर नहीं रहता, कुछ पॉइंट पे आके बॉल अंदर की तरफ प्रेस हो जाता है और कुछ पे बाहर निकल आता है। जैसे ये बॉल नॉर्मली बिहेव कर रहा है, वो कहता है कि ये जो बॉल पड़ा हुआ है इसे हम मेटल कंसिडर करते हैं। जब मेटल के करीब लिगेंड्स नहीं आए तो जो आगे पास मेटल था ना वो नॉर्मल बिहेव कर रहा था। ठीक है। लेकिन जैसे लिगेंड ने उसे अप्रोच किया, उसकी ओरिएंटेशन में, उसकी साख में, उसकी शेप में मेटल की फर्क आ गई। ठीक है। अब मेटल में फ़र्क क्यों आया, क्योंकि
आपके पास प्रेशर के जो यूनिफॉर्मिटी थी, होमोजेनिटी थी, वो खत्म हो गई है, क्योंकि मेटल को अब जब लिगेंड ने इंटरेक्ट किया तो यहाँ आप अपने हाथ से किसी स्पॉन्ज बॉल को प्रेस करते हो तो जहाँ आपका प्रेशर ज़्यादा होता है वो पार्ट अंदर हो जाएगा, जहाँ प्रेशर कम लगेगा वो पार्ट आपके पास क्या हो जाएगा, वो बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो वो यही बता रहा है कि स्पॉन्ज बॉल अंडर प्रेशर फ्रॉम द 4 पॉइंट्स। ठीक है, जहाँ आपका दबाव ज़्यादा होगा हाथ का वहाँ पे पार्ट अंदर बॉल का चला गया, और जहाँ नहीं प्रेशर लग रहा वो शेप से बाहर आ गया। तो देखो नॉर्मल बिहेवियर बॉल का और अंडर प्रेशर जो बॉल की शेप भी अगर आप एग्जामिन कर लो तो बड़ा फर्क आता है। वो यही चीज़ को इसी हाइपोथेटिकल कंसेप्ट को लेके चलता है कि जब मेटल पड़ा होता है नॉर्मली बिहेव कर रहा होता है, ठीक है, लेकिन जैसे ही लिगेंड इसको अप्रोच करता है, क्योंकि हमें पता है लिगेंड दो तरह के होते हैं, स्ट्रॉन्ग भी होते हैं, वीक भी होते हैं। दूसरा इसकी ज्योमेट्री में भी बड़ा फर्क आ रहा होता है कि इनकी इंटरेक्शन कैसे हो रही थी मेटल के साथ, तो वो डिसाइड करता है मेटल की डीजेनरेसी ऑर्बिटल की कैसे होगी। सेम वैसे ही जहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा वो हाई एनर्जी पे चले जाता है, जिससे जहाँ प्रेशर कम होता है वो लो एनर्जी पे आता है। तो बेसिकली आपके पास अगर अपनी आप बुक पे चेक करो तो इसी चीज़ को उसने एक्सप्लेन किया है। If the sponge ball is under localized pressure from the 4 points will attain the shape shown in figure 18.6। अगर specific part का pressure लगाओगे तो उसकी shape distort हो जाती है। ठीक है, the ball will be pressed along the affected 4 points will attain higher energy। जहाँ pressure ज़्यादा होगा वो points होंगे वो higher energy में चले जाएंगे, और जहाँ low होगा वो आपके पास points फैल के बाहर आ जाते हैं। सिमिलरली इसी तरह कहते हैं कि जब डी ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल आयंस होते हैं वो लिगेंड्स को जब अप्रोच करते हैं तो उनके अंदर आपके पास डी ऑर्बिटल जो है वो स्प्लिट अप होता है। कुछ ऑर्बिटल्स हाई एनर्जी को अटेन कर लेते हैं। क्यों हाई को करते हैं? क्योंकि उनमें रिपल्शन होती है। देखो एक इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में जो चीज़ एक इलेक्ट्रॉन पहले से पड़ा हुआ है, यहाँ डी ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन जो आने वाला इलेक्ट्रॉन है उसको वो रिपेल करता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपेल करता है। जब चीज़ रिपल्शन में जाती है तो उसकी एनर्जी हाई हो जाती है। तो जहाँ कहता है प्रेशर ज़्यादा होगा उन ऑर्बिटल्स की एनर्जी हाई हो जाएगी। ठीक है, और यही बता रहा है कि नेचुरली डी ऑर्बिटल्स के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं और मेटल के जो इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर हैं वो अप्रोच करते हैं तो एनर्जी ज़्यादा होती है, बिकॉज नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करते हैं। ठीक है, तो कुछ ऑर्बिटल्स आपके पास हायर स्टेट में आ जाते हैं, कुछ लोअर में आ जाते हैं। ये जो डी ऑर्बिटल की एनर्जी चेंज आती है चाहे वो हायर में हो चाहे वो लोअर में जाए, उनकी जो स्प्लिटिंग पैटर्न है इसको हम कह देते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। ठीक है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग क्या है कि आपके पास डी ऑर्बिटल जब अंडर प्रेशर या अंडर अप्रोचिंग ऑफ लिगेंड्स अपने आप को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, एक हायर स्टेट करता है एक लोअर स्टेट करता है। तो ये जो स्प्लिटिंग है इनटू हायर एंड लोअर इसे हम कह देते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। ठीक है, इसका नाम है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। तो ये हमारे पास आएगी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग क्या होती है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा ये व्यू कर लेते हैं कि आपको हम कॉम्प्लेक्सेस जितने भी तक पढ़ते आ रहे हैं, यू हैव ऑलरेडी स्टडीड, कि कॉम्प्लेक्सेस कौन कौन से हमने स्टडी किए हैं। हमने कॉम्प्लेक्सेस पढ़े हैं, आपके पास कौन से हम ऑर्बिटल्स स्टडी कर रहे हैं, इसमें हम डी ऑर्बिटल पढ़े। तो आपको पता है कि डी ऑर्बिटल्स की जो शेप होती है वो कैसी होती है। डी ऑर्बिटल्स की जो शेप जब वो लिगेंड्स को अप्रोच कर रहे होते हैं तो क्या आता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके पास स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसमें सेंट्रल मेटल कोई भी है, उसके ऊपर कोई भी चार्ज है Z+, उसको हर तरफ से अप्रोच कौन कर रहा है, वाटर। वाटर के ऊपर क्या चार्ज होता है, नेगेटिव लोन पेयर मौजूद है। ठीक है, नेगेटिविटी तो मौजूद है ना। तो ऑल लिगेंड्स विल डोनेट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू which repel electron density on the metal। ठीक है, जब लिगेंड मेटल के इलेक्ट्रॉन को अपना इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगी तो इनमें रिपल्शन आती है। कुछ पॉइंट पे रिपल्शन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, कुछ पॉइंट पे रिपल्शन थोड़ी सी वीक होती है। अब हमें कैसे पता चलेगा किन पॉइंट पे जाके रिपल्शन ज़्यादा है और किन पॉइंट पे कम होती है। तो उसके लिए सबसे पहले देखो आपके पास क्या है, आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए, क्योंकि वी आर डीलिंग विद CFT थ्योरी, और CFT थ्योरी में हम सिर्फ डी ऑर्बिटल की बात करते हैं। और डी ऑर्बिटल के आगे फर्दर डी जनरेट ऑर्बिटल कौन कौन से होते हैं, DYZ, DZX, DXY, DX², Y² और DZ²। अब थोड़ा सा आप गो थ्रू करो तो ये जो आपके पास ऑर्बिटल्स नजर आ रहे हैं अगर गौर करो तो ये तो अलोंग एक्स एक्सिस है। देखो ये पूरी एक्स एक्सिस की लाइन है, ये वाई एक्सिस की लाइन है और ये जेड एक्सिस। आपके पास टोटल एक्सिस कितने होते हैं, हमारे पास तो टोटल होते ही 3 है। ठीक है, जो 3 एक्सिस हमारे पास अवेलेबल हैं, अगर आप गौर करो तो ये जो दो हाईलाइटेड में आपको दिखा रही है रेड कलर से सेंटर, ये वाले जो मार्क्स आपके पास ऑर्बिटल्स हैं डी जनरेट ऑर्बिटल,
ये इनके जो लोब्स नजर आ रहे हैं वो तो अलोंग द एक्सिस है। जो आपके पास एक्सिस की लाइन आती है ना, सपोज ये एक्स है वो वाई है, तो ये एक्स की जो लाइन है वो बिल्कुल इस एग्जैक्ट लोब के ऊपर आ रही है। ठीक है, तो इसका मतलब दीज टू ऑर्बिटल्स बेसिकली लाई ऑन द एक्सिस। ठीक है, जबकि आप बाकी ऑर्बिटल्स को देखो तो आप थोड़ा सा गौर करोगे कि ऐसा बाकी ऑर्बिटल में ऐसा नहीं है। बाकी ऑर्बिटल में वाई जी है, तो देखो वाई और जी को अगर गौर करें, हमने मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए कर रही हूँ, वाई है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, हमने ड्रॉ करना है वाई जी। तो वाई जी कहाँ पे आएगा, इट शुड बी बिटवीन द दिस पार्ट, ऐसे ही आएगा ना, वाई जी, क्लियर है। तो इसी तरह यहाँ पे भी आ जाएगा। तो एक्सिस तो मेरे साइड पे रह गए, जो लॉब्स जो बने ये तो इन बिटवीन तो आ गए थे, तो इसके बीच में आ गए। तो ये जो बीच में आके लोब्स एक्सिस के दरमियान बनते हैं वो कौन कौन से हैं, डी वाई जी, डी जेड एक्स और डी एक्स वाई। दीज थ्री ऑर्बिटल्स ऑफ डी जो एनर्जी लेवल है उसके जो ऑर्बिटल्स आपके पास तीन होते हैं, although they have same energy but as compared to these two orbitals जो एक्स वाई एक्स जी वाई जेड होते हैं ये आपके पास along the axis नहीं होते बल्कि between the axis होते हैं। ठीक है, ये between the axis है, बिटवीन है, और ये ऑन द एक्सिस है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है टू रिमेंबर दैट कि कौन से ऑर्बिटल्स बिटवीन होते हैं, कौन से ऑर्बिटल्स ऑन द एक्सिस होते हैं। क्योंकि अगर आपको ये पहले से पता होगा तो हमारे जो कॉम्प्लेक्सेस हमारे सिलेबस में शामिल हैं, ऑक्टाहेड्रल है, टेट्राहेड्रल शेप है, देन यू हैव द लास्ट वन इज स्क्वायर प्लेनर। ये जो तीनों हमारे पास शामिल हैं तो हम उन्हें अच्छी तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखिए अगर आपको एक पैटर्न समझ आ गया तो आप आगे नंबर ऑफ एग्जांपल्स अगर आपके पास पे आ जाए तो आप क्रिस्टल फिट थ्योरी को एक्सप्लेन कर सकते हो, क्योंकि इट इज़ वेरी इजी बिकॉज इट ओनली डील विद डी ऑर्बिटल। तो डी ऑर्बिटल को सिर्फ अकेला लेके चलना है तो मुश्किल काम नहीं है। सिर्फ रिमेंबर कि आपके पास कौन से ऑर्बिटल इन बिटवीन होते हैं और कौन से इन बिटवीन नहीं होते। इन बिटवीन ऑर्बिटल्स कौन से हैं, इन बिटवीन ऑर्बिटल्स यानी कि एक्सिस के दरमियान कौन से ऑर्बिटल्स हैं, डी वाई जेड, डी एक्स सी, डी एक्स वाई। और आपके पास वो ऑर्बिटल्स जो अलोंग द एक्सिस हैं वो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी टू रिमेंबर दैट। तो अगर आप थोड़ा सा गौर करो तो इसी चीज़ को हमें हमारी बुक में एक्सप्लेन किया गया है। In order to understand the crystal field theory, it should be necessary to have a clear metal picture and orientation. हमें सारी मेटल की orientation का पता होना चाहिए। And you very well know that कि जो orientation d orbital की है, it may be noted that the set of orbitals lying x, y and z, जो x, y, z, ठीक है, ऑर्बिटल्स जो लाई करते हैं बिटवीन दरमियान में एक्स वाई जी के, वो कौन से हैं, डी एक्स वाई, डी एक्स जेड एंड वाई जेड। और वो ऑर्बिटल्स जो एक्सिस के ऊपर होते हैं उन्हें हम डी एक्स वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर कहते हैं। ठीक है, अब ये जो इंटरेक्शन होता है इन ऑर्बिटल का लिगेंड के साथ बेसिकली ये हमें एक्सप्लेन करता है क्रिस्टल फिल्ड थ्योरी को। ठीक है, ट्रांजिशन मेटल्स जब हमारे पास मौजूद है जिसके ऑर्बिटल हमारे पास डी एक्स वाई एक्स सी वाई जी है और ऑन द एक्सिस वाले ऑर्बिटल्स डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर है। ये जो 5 ऑर्बिटल्स होते हैं दे डिवाइड देमसेल्फ इन 2 पार्ट्स। ये वाला जो पार्ट आपके पास होता है जिसमें 3 ऑर्बिटल्स आते हैं इसको हम कहते हैं इक्वल टर्म एस। इसमें 3 आते हैं, 3 के लिए हम वर्ड यूज करते हैं T2 G। T2G हमने पीछे भी देखा था कि टी के नाम से ट्रिपलेट की वजह से दिया गया है और जी का वर्ड ग्रेडिट के लिए यूज किया गया। ग्रेडिट का मतलब होता है सिमेट्री को अगर हम चेक करें, फॉर एग्जांपल मैं एक जनरलाइज कर रही हूँ, ये आपके पास कोई मॉलिक्यूल है और ये इसका ऑर्बिटल्स बने हुए हैं। आपको पता है एक लॉग पे अगर मैं नेगेटिव रखती हूँ दूसरे में मैं पॉजिटिव रखूंगी, फिर नेगेटिव एंड फिर पॉजिटिव। तो अगर मैं इसमें एक लाइन लगा के चेक करूँ तो देखो सेंटर से चेक करूँ, सेंटर के ऊपर भी नेगेटिव है नीचे भी नेगेटिव है, इधर भी पॉजिटिव है इधर भी पॉजिटिव है। तो दिस इज द सिमेट्रिकल, तो इसलिए जेड का वर्ड यूज किया जाता है। तो जिसमें 3 ऑर्बिटल आपके डी ऑर्बिटल अपने आप को 2 पार्ट्स में इस तरह से डिवाइड करे कि एक सेट में 3 चीजें आ जाएं और एक सेट में सिर्फ 2 ऑर्बिटल्स आए, यानी बिटवीन वाले अलग हो जाएं ऑन वाले अलग हो जाएं। तो बिटवीन वाले को P2G कहते हैं और जो ये ऑर्बिटल्स हमारे सामने आते हैं इनको हम EG सेट कहते हैं। ठीक है, EG इज फॉर यूज फॉर डबली, यहाँ पे डबल ऑर्बिटल है, 2 चीजें मौजूद हैं वहाँ पे 3 है तो इसलिए टी का वर्ड यूज किया जाता है। तो यही जो ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग हो रही होती है ये कब होती है, जब मेटल को लिगेंड्स अप्रोच कर रहा होता है और लिगेंड्स कहाँ पे होते हैं, मेटल की सराउंडिंग। ठीक है,
क्लियर। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपके पास यहाँ लिखी हुई है, कोई भी आपके पास चाहे MTD ऑर्बिटल से क्यों ना हो, किसी भी तरीके के ऑर्बिटल्स आपके पास आ रहे हैं, जितने भी ऑर्बिटल्स हमारे पास होते हैं ये सारे पहले सेम एनर्जी के, ठीक है। जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स इकट्ठे पड़े हुए होते हैं डी के तो वो सारे ऑर्बिटल्स सेम एनर्जी लेवल के होते हैं, तभी तो हम उन्हें डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कहते हैं, ठीक है। तो ये याद रखने वाली चीज़ है। अच्छा, अब आपके पास जो बुक में एग्जांपल दी गई है, हम पहले जरा उसे देख लेते हैं। उसमें एग्जांपल आपको दी गई है, यू कैन सी दैट, अभी थोड़ा सुनने में मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन जैसे ही आपको थोड़ा सा आगे हम फ्लो में चलेंगे तो आपके पास थोड़ी छोटी ट्रिक्स आ जाएंगी, जिससे आपको कोई भी कंपाउंड दे दिए और CFT की थ्योरी के ऊपर एक्सप्लेन करना है तो यू कैन एबल टू एक्सप्लेन। अच्छा, आपके पास बुक में कॉम्प्लेक्स दिया गया है, यू हैव टाइटेनियम हेक्साफ्लोरो, ठीक है। आपके पास हेक्साफ्लोरो टाइटेनेट है, 2 नेगेटिव है, एनायनिक कॉम्प्लेक्स, ठीक है। सबसे पहला काम तो आपका ये है कि टाइटेनियम के आपको पता हो कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। अब आप फौरन से ऑक्सीडेशन स्टेट को कैलकुलेट बड़े आराम से कर सकते हो बच्चों, उसमें तो कोई लंबी चौड़ी चीज़ ही नहीं रह गई है। आपको पता है एक लिगेंड F के ऊपर कितना चार्ज होता है, -1, 6 के ऊपर कितना आ गया, -6, तो 2 माइनस में -6 प्लस किया, देखो 2 आपके पास कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी, लेट मी सॉल्व हियर, x है, ठीक है। यहाँ पे -6 आ गया क्योंकि लिगेंड 6 डैश थे, और यहाँ पे आ गया -2, हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो आपके पास क्या होगा, x को अकेला कर दो, -2 उधर ही पड़ा रहेगा, और -2 के साथ लिखा जाएगा +6, और +6 जब लिखा जाएगा तो आपको पता है इसको आपस में सॉल्व करने से क्या आ जाएगा, यू विल गेट x इज इक्वल टू +4। तो इसका मतलब टाइटेनियम जो मेटल आपके पास इस वक्त यूज हुआ है उसके ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी T+4, ठीक है। अब T+4 को कितने लिगेंड्स ने अप्रोच करना है, 6 ने, ठीक है। अब हमें याद रखने की जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ऑलवेज रिमेंबर दैट कि जब हमारा स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रल होगा, और ऑक्टाहेड्रल का कैसे पता चला, 6 लिगेंड्स अटैच, जिन कंपाउंड्स का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, ठीक है, उन कंपाउंड्स की ज्योमेट्री जो होती है वो ऑक्टाहेड्रल होती है। और ऑलवेज रिमेंबर दैट जब भी कोई कंपाउंड में ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री की बात की जाती है तो लिगेंड्स जो हैं अलोंग द एक्सिस अप्रोच करते हैं। द मेन थिंग टू रिमेंबर कि ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में ऑन द एक्सिस लिगेंड अप्रोच करते हैं, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपको ये याद रह जाएगी तो आप बाकी चीज़ें भी कर सकते हो। तो क्या करते हैं, ऑक्टाहेड्रल सिमेट्री जब होती है, और उनमें कैसे रट्टा नहीं लगाना, हमें सिर्फ याद रखना है कि जब कोऑर्डिनेशन नंबर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में 6 होता है, यहाँ 6 लिगेंड्स आपके जुड़े हुए होते हैं। कभी कभार ऐसा भी होता है कुछ लिगेंड ऐसे दे दी जाते हैं जो मोनोडेंटेट नहीं होते, बाय होते हैं। तो रिमेंबर दैट कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर लिगेंड डोनेट करता है बेसिकली वो हेल्प करता है कोऑर्डिनेशन नंबर को कैलकुलेट करने में। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 इसलिए है क्योंकि फ्लोरीन में हर एक फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करता है, तो फ्लोरीन 6 लगे हुए हैं तो 6 आपके पास क्या हो जाएंगे, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर जिनका 6 होता है या आपके पास जिनकी ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल होती है, तो ऐसे कंपाउंड्स में जो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री को बनाने के लिए यूज होते हैं लिगेंड, वो लिगेंड कैसे अप्रोच करते हैं मेटल को, ऑन द एक्सिस, वो लिगेंड एक्सिस के ऊपर वाली चीज़ों को अप्रोच करते हैं। अब ये किस तरह आप इसकी अप्रोच शो कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक हाइपोथेटिकल दिया है कि मैंने सेंटर में टाइटेनियम लिखा है क्योंकि मुझे पहले से पता चल गया हुआ है कि ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो इसकी ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल है। तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के लिए आप याद रखो कि ज्योमेट्री के लिए हम क्या करते हैं, हम मेटल को सेंटर में लिखते हैं, ठीक है, 4 लिगेंड साइड पे लिखते हैं, 4 लिगेंड साइड पे आ गए, एक लिगेंड टॉप सरफेस पे और एक बिलो द सरफेस। इसका मतलब ये चीज़ें दरमियान वाली मौजूद हैं वो आपके पास कहाँ होती हैं, अलोंग द प्लेन, एक प्लेन से ऊपर एक प्लेन से बाहर होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको बता दें। अब वो कहता है कि अगर हम इसको XYZ एक्सिस में बना कर देखें तो हमेशा याद रखो कि जो लिगेंड जो भी अप्रोच करेगा मेटल को वो करेगा अलोंग द एक्सिस। अगर ये x है, ठीक है, तो ये x डैश हो जाएगा, ये y है तो y डैश हो जाएगा, और ये z आ गया। अब जब लिगेंड आके अटैच करेंगे, मेटल का ऑर्बिटल तो पहले से खाली पड़ा हुआ, वो तो खाली पड़ा हुआ यहाँ पे, इसी तरह यहाँ पे भी खाली पड़ा हुआ, एंड देन यहाँ पे भी खाली पड़ा हुआ। तो जब लिगेंड ने आके अटैच करना है इसके साथ, वो कहाँ अटैच करेगा आपके पास, इट विल अटैच लिगेंड ऑन द एक्सिस, यहाँ पे अटैचमेंट होगी। तो देखो अलोंग द एक्सिस अटैचमेंट हो रही है ना, तो ऐसे तमाम कंपाउंड्स जिनमें ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री हो तो रिमेंबर दैट उनमें लिगेंड की अप्रोच कहाँ पे होती है,
ऑन द एक्सिस। वो बीच वाले जो ऑर्बिटल्स होते हैं ना, उनके साथ लिगेंड के कैपेसिटी नहीं होती बॉन्ड बनाने की, वो सिर्फ अप्रोच करता है लिगेंड की, किससे कैपेसिटी होती है, ऑन द एक्सिस वाले। तो बीच वाले तो वैसे के वैसे पड़े रह जाते हैं। तो जब उनका इंटरेक्शन ही नहीं हुआ तो उनकी एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी या कम होगी, कम होगी। इनकी एनर्जी कम होती है बीच वालों की, और जो एजिस पे मौजूद से जिनका इंटरेक्शन होता है उनकी एनर्जी ज़्यादा हो जाती है। तो ये हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट दी गई थी यहाँ पे कि टाइटेनियम 4 प्लस स्टेट के साथ जब लिगेंड अप्रोच करते हैं तो डी ऑर्बिटल की एनर्जी थोड़ी बढ़ जाती है। और हाइपोथेटिकली डी ऑर्बिटल में क्या होता है, मेटल की जो फ्री मेटल जो होता है वो अटेन होता है। और हम ये सपोज करते हैं एक्स वाई जी जो है वो ऑक्टाहेड्रल सिमेट्री में अटैच हैं, और जब ऑक्टाहेड्रल सिमेट्री में जुड़े हुए हैं तो इट कैन द डी ऑर्बिटल व्हिच वुड बी लाइंग ऑन एक्स एंड वाई, वो ऑर्बिटल्स जो एक्स वाई जी पे होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, डी एक्स के, वाई के और डी जेड के। सिर्फ ये ऑर्बिटल अफेक्ट होते हैं, बाकी बीच वाले अफेक्ट नहीं होते, बिटवीन द एक्सिस अफेक्ट नहीं होते, उन पर कोई असर नहीं होता, इसलिए एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो यही चीज़ आपको उसने एक्सप्लेन की, जैसे मैंने आपको बताया था कि ऐसे सेट जिसमें आपके पास दो ऑर्बिटल होते हैं उसे हम ईजी कहते हैं, डबली। और ऐसे ऑर्बिटल जिसमें तीन चीज़ें आ जाती हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जी, डी एक्स जी, तीन आ गए, इसे टी टू जी कहते हैं, ट्रिपली रीजनरेट ऑर्बिटल। तो अगर हमने इसको, जैसे एमओडी की डायग्राम होती है इस तरह सीएफटी थ्योरी की भी डायग्राम होती है जिसको एक्सप्लेन करते हैं। तो अब आप देखो कैसे करते हैं, जो एग्जांपल आपको दी गई है। अब आप इसमें देखो डी ऑर्बिटल आपके पास ये है, हम अभी एग्जांपल दे रहे हैं फ्री मेटल के, ठीक है। हम इसमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग नहीं बता रहे, कुछ नहीं बता रहे, हम सिर्फ समझा रहे हैं कि कोई भी डी ऑर्बिटल आपके पास इस तरह से होगा। जैसे ही लिगेंड अप्रोच करेगा पहले तो सारे डी ऑर्बिटल थोड़े से हिलेंगे, सारी बात है, कोई चीज़ आके बाहर से उसे पुश अप करने की कोशिश करते तो सारों में थोड़ी सी हलचल मच जाएगी। अब वो जो हलचल मचती है वो थोड़ी सी एनर्जी को राइज कर देती है और सारे 5 के 5 ऑर्बिटल थोड़े से हाई अप हो जाते हैं। आप इसे हिब्रिडाइज ऑर्बिटल नहीं बोलोगे, इन्होंने थोड़ी सी एनर्जी गेन की, पांचों के पांचों थोड़े से ऊपर आते हैं। लेकिन अब हमें पता चल रहा है कि जो लिगेंड अप्रोच कर रहा है उसकी नेचर क्या है, आपकी ज्योमेट्री क्या बनती है उस लिगेंड की वजह से, चाहे ऑक्टाहेड्रल है, टेट्राहेड्रल या स्क्वायर प्लेन। इन सब केसेस में इस पॉइंट पे आके थोड़ा फर्क पड़ता है, क्योंकि ये अपने आप को थोड़ा सा डिवाइड कर लेते हैं। क्योंकि अगर हम बात करें ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री की तो ध्यान ध्यान रखो, वो ऑर्बिटल्स जो अलोंग द एक्सिस होते हैं, एक्स पे, वाई पे और जेड पे डायरेक्ट मौजूद होते हैं, वो थोड़े से एनर्जी हाई करके ऊपर चले जाते हैं क्योंकि उनमें रिपल्शन ज़्यादा होती है। वो इलेक्ट्रॉन आने वाले और अपने मौजूद अंदर इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं और रिपल्शन में एनर्जी इंक्रीज करती है। अब वो ऑर्बिटल्स जिनका कोई लेना देना ही नहीं था, जो किसी से टकराए ही नहीं, उन्होंने फील ही नहीं की एनर्जी, क्योंकि लिगेंड्स ने उन्हें कोशिश ही नहीं की अपने साथ जोड़ने की, वो एनर्जी थोड़ी सी अपनी कम कर देते हैं, ठीक है। अब वो कितनी कम एनर्जी करते हैं, कितनी ज़्यादा करते हैं, इस एनर्जी गैप को हम कह देते हैं क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, CFSE। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है कि जो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी क्या है, इट इज द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द EG एंड T2G सेट, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है डेल्टा नॉट। तो ये जो नॉट जो वर्ड लिखा हुआ है बेसिकली ये वो है, ये ऑक्टाहेड्रल के लिए वर्ड यूज किया जाता है, ठीक है। अब वो कहता है कि जो EG सेट होता है वो कितना एनर्जी के ऊपर जाता है, 0.6। अब नीचे क्या आता है, 0.4। अब आप थोड़ा सा गौर करो, हम अगर इस वैल्यू को कंसिडर कर लेते हैं कि ये वैल्यू यहाँ से यहाँ तक आ रही है, इट इज इक्वल टू 0, तो 0 से ऊपर 0.6 जा रहा है और 0.4 नीचे आ रहा है। तो वैसे याद रखो, जितना चीज़ ऊपर जाएगी उतनी ही चीज़ नीचे से कम होगी, ताकि ओवरऑल एनर्जी चेंज इसका 0 रहे। तब मुझे ये कैसे पता चलेगा कि ये दिखने में तो ऐसा लग रहा है ना 0.6 से 0.4 है, तो दोनों चीज़ें क्या हो गई आपस में ऑपोजिट, 0.646 बड़ा है और 0.4 कम है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये आपस में वाकई में बराबर ही कम ज़्यादा हुए हैं। तो इसके लिए सबसे आसान तरीका ये है, यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ 0.6, ये जो 0.6 लिखा हुआ है ये 0.6 आया कहाँ से, पहले तो ये देखो। और ये 0.4 हमने कैसे वैल्यू दे दी, को मैथमेटिकल कैलकुलेशन इसकी है या नहीं। तो याद रखो हमेशा एक चीज़ को कि जो आपके पास टोटल ऑर्बिटल कितने होते हैं, 5, ठीक है। उनमें से ऊपर कितने चले गए हैं, 2। 2 जब ऊपर जाएंगे, इसको कैलकुलेटर पे डिवाइड करो तो आपके पास इसका आंसर क्या आएगा, ऊपर 2 चलेंगे ना, आप इसको कैलकुलेटर पे डिवाइड करके देखो तो क्या आंसर आता है, चेक कर लो। और नीचे कितने रह गए, 3, फिर आप चेक कर लो कितने आ गए। जो आप इसे डिवाइड करके देखोगे तो पता चलेगा कि इनके आंसर बिल्कुल 0.6 और 0.4 के बराबर होते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास आ गए। अब वो 0.6 और 0.4 एनर्जी जो मैं बात कर रही हूँ कि ये बराबर हैं 0.4 के, तो देखो 0.6 कितने ऑर्बिटल ऊपर गए हैं, 2।
तो 0.6 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, आंसर क्या आएगा 1.2। ये तो एनर्जी आ गई ऊपर वाली। अब नीचे वाली एनर्जी जो क्या हुई है वो कम हुई है, तो जो चीज़ कम होती है उसके साथ क्या आ जाता है माइनस। 0.4 एक की है, कितने ऑर्बिटल नीचे है 1 2 3, 4 3 भी 12 होता है तो 1.2। दैट मीन्स जो एनर्जी का फैक्टर इंट्रोड्यूस किया गया बिल्कुल सिमिलर है। तो 1.2 में से 1.2 निकालो, 0 बच जाएगा। तो इसका मतलब बहुत एग्जैक्ट फैक्टर दिया गया है कि दो ऑर्बिटल्स ईजी की जो एनर्जी होती है वो 0.6 होती है ऊपर के लिए, अगर जहाँ भी ईजी आ जाए उसकी 0.6 है, और जो नीचे वाले ऑर्बिटल T2G सेट होता है उसकी एनर्जी हमेशा 0.4 होती है। ठीक है, तो ये जो एनर्जी गैप होता है इसे क्रिस्टल फ्लूइड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आगे ये बता दिया ना उसने, ड्यूरिंग द कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन डी ऑर्बिटल दीज 5 ऑर्बिटल्स सेपरेट themselves into T2G and EG सेट। T2 में 3 ऑर्बिटल्स, EG में डबल सेट, और ये इसी को हम क्रिस्टल फ्लूइड सेपरेटिंग कहते हैं। इन दोनों के दरमियान में जो गैप आता है उससे डेल्टा नॉट से यानी एनर्जी डिफरेंस ऑफ द ऑक्टाहेड्रल सिस्टम आता है। जो EG सेट होती है उसकी एनर्जी बढ़ जाती है 0.6 से, और T2 की एनर्जी उतनी कम हो जाती है 0.4 यूनिट से। ठीक है, और ये जो आपके पास है ये जितनी कम होती है उसे हम क्रिस्टल फ्लूइड स्टेबलाइजेशन एनर्जी का कॉम्प्लेक्स है। अच्छा, ये तो हमारे पास आगे एग्जांपल आ गई ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की। लेकिन अभी हम इसको अपने थोड़ा सा और एग्जांपल्स पे लगा के देखेंगे कि किस तरह आपके पास कोई भी कंपाउंड दे दिया जाए तो उसे हम फिल कैसे करते हैं। ठीक है, फिलिंग जो बेसिकली है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें फिलिंग को देखना है। अच्छा जी, चलिए सबसे पहले तो आप देखोगे एग्जाम्पल्स, लेट्स हैव सम एग्जाम्पल्स टू एलैबोरेट इट। ये हम देख चुके हैं सारा। ठीक है, और इन एग्जाम्पल्स को अगर हम थोड़ा सा गौर करते हैं तो हमें क्लैरिफाई होता है कि जी ये कौन कौन से ऑर्बिटल्स हैं, एनर्जी इंक्रीज होती है। ये भी हमने पढ़ लिया कि ये ऑर्बिटल्स जो हाइलाइटेड हैं ये कहाँ पे पाए जाते हैं, दीज ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट ऑन द एक्सिस। ठीक है, क्योंकि ये एक्सिस के ऊपर बिल्कुल मौजूद होते हैं। और उसके बाद कुछ ऑर्बिटल्स ऐसे होते हैं जो बिटवीन द एक्सिस होते हैं, और बिटवीन द एक्सिस जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो किस तरह अप्रोच करते हैं, हमें ये भी पता चल गया कि जो बिटवीन द एक्सिस होते हैं वो आपके पास एनर्जी को लो करते हैं, वो रिपल्शन कम फील करते हैं। रिपल्शन होनी होनी है, किसी में ज़्यादा किसी में कम। तो जो लोब्स आपके पास लॉन्ग द एक्सिस नहीं होते हैं वो रिपल्शन कम फील करते हैं। ठीक है, ओके। तो ये भी चीज़ याद रखो कि जब लिगेंड अप्रोच करते हैं मैटर को तो लिगेंड्स बराबर ही एनर्जी को फील महसूस नहीं करते हैं, उनमें बड़ा फर्क पड़ता है। एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। हमें ईजी सेट और टी2जी सेट का भी पता चल गया कि दो जो ऑन द एक्सिस होते हैं वो ईजी होते हैं, और टी2जी ये उस वक्त की बात कर रहे हैं हम जब हमारे पास कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री मौजूद है। ठीक है, हमें क्रिस्टल फ्लूइड स्टेबलाइजेशन एनर्जी का पता चल गया। अगर उसे हमें डिफाइन करना पड़े तो कैसे करते हैं। द क्रिस्टल फ्लूइड stabilization energy CFSE is the stability that results from placing the transition metal ion in the crystal field generated by the set of ligands. It arises due to the fact when the d orbitals are split in ligand field। आपको पता चल गया जब लिगेंड आपको मेटल को अप्रोच करते हैं तो डी ऑर्बिटल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, और जो एनर्जी सेट होता है कुछ लोअर एनर्जी हो जाते हैं और कुछ हायर एनर्जी हो जाते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल आपके पास जब ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है तो T2G वाला जो होता है सेट वो नीचे आ जाता है। ठीक है, आपका जो बैरी सेंटर होता है, बैरी सेंटर वो कहते हैं जो बैरियर होता है, और इस वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो आपके पास अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। क्लियर है, तो अब आपके पास आगे क्या है, जब हमें ये पता चल जाए कि ईजी और टी2जी सेट डिवीजन हो चुकी है तो हमारा अगला मेन काम ये होता है, ये तो जनरल हमने बताया ना किस तरह स्प्लिटिंग होती है। अब हमारा अगला काम ये है कि लिगेंड किस तरह का हमारे साथ आपको है, वेदर इट इज अ वीक और स्ट्रॉन्ग। क्योंकि वीक और स्ट्रॉन्ग में बड़ा फर्क है, क्योंकि आपको पता है कि हमने बीबीटी में पढ़ा या एमओटी में पढ़ा, तो वीक फील्ड लिगेंड क्या करता है, वीक फील्ड लिगेंड पेयरिंग नहीं कर पाता, वो इलेक्ट्रॉन को अलग अलग फैला के रखता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें याद रखने के लिए ये है कि जो वीक फील्ड लिगेंड होता है उसमें हुंस रूल फॉलो होता है, और जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है उसमें हुंस रूल फॉलो नहीं होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अब हमें ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है जिसे मैंने आपको बताया भी था कि ये क्रिस्टल फ्लूइड थ्योरी में इस्तेमाल होती है। अब ये थ्योरी में क्या है, आपके पास कुछ लिगेंड्स ऐसे हैं जो स्ट्रॉन्ग हैं। स्ट्रॉन्ग लिगेंड तो मैंने आपसे कहा था सबसे आसान तरीका ये कि कार्बन और नाइट्रोजन मौजूद है, इलेक्ट्रॉन डोनर एटम, और जिसमें वो आपके पास जो मौजूद ऑक्सीजन या हाइड्रोजन जो होते हैं वो थोड़े से वीक होते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं ऑक्टाहेड्रल केमिस्ट्री, देखते हैं कि आपके पास आयरन 2 का कम्प्लेक्स है Fe2+, इसके ऑक्सीडेशन स्टेट नजर आ रहा है।
इस टाइम इस पर कोई लिगेंड अटैच नहीं है, लिगेंड नहीं अटैच ना, आपके सब इलेक्ट्रॉन्स आराम से पड़े हुए हैं, आपके पहले सेट में 2 हैं और आगे यानी टोटल 6 इलेक्ट्रॉन। जब इसमें लिगेंड अप्रोच करता है तो आपको नजर आ रहा है लिगेंड अप्रोच करेगा तो हमें ये सेट 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा, बिकॉज ऑक्टाहेड्रल है, तो ऑक्टाहेड्रल में कोई भी चीज़ आपके पास है चाहे हमेशा Eg ने ऊपर जाना है और T2G ने नीचे आना है, हमें ये पता चल गया। अब हमारा अगला पैरामीटर हमने क्या स्टडी करना होता है कि डी ऑर्बिटल में जब लिगेंड आके अप्रोच कर रहा है उसने 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया Eg और T2G सेट में, तो लिगेंड की नेचर क्या, क्योंकि ये लिगेंड की नेचर बताएगी इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे या नहीं पेयर होंगे। ठीक है, पेयरिंग से मुराद ये अब आपके पास हुंस रूल को फॉलो करेंगे ये नहीं करेंगे। तो सबसे पहला करते हैं, वाटर जो है वो कैसा लिगेंड है, वीक लिगेंड है। ठीक है, वीक लिगेंड क्या करता है, it do not prefer pairing, it helps to separate themselves in separate orbitals, वो अपने आप को फैला देते हैं। ठीक है, अब ये देखो ये ऑर्बिटल, दूसरा आप एक चीज देखो यहाँ पे गैप जो होता है ना, ये जो पिंक रंग से नजर आ रहा है, ये जो डेल्टा नोड की वैल्यू हम बात करें वो कम होता है। ठीक है, क्लियर, तो इलेक्ट्रॉन विल सेपरेट आउट इवनली डिस्पाइट द गैप। देखो हर इलेक्ट्रॉन पहले कैसे आएगा, आप इसको देखो, अगर हम खुद फिल करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को अगर हम खुद फिल करते हैं तो आपको पता चलेगा इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, तो सबसे पहले क्या होगा आपके पास, हर एक में एक इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे। ठीक है, हर इलेक्ट्रॉन में एक को फिल करेंगे, पहले एक एक को करेंगे, 3 4 और ये 5, 5 हो गए, अब एक बच गया। तो हुंस रूल के अकॉर्डिंग क्या चीज़ होती है, हुंस रूल के अकॉर्डिंग यही चीज़ होती है ना कि इलेक्ट्रॉन सेपरेटली फिल होते हैं, अगर आपके पास वैकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल है तो यहाँ पे आखिर इलेक्ट्रॉन इधर पेयर हो जाए। तो इसका मतलब जो वीक ऑर्बिटल्स होते हैं, वीक फील्ड लिगेंड होते हैं, उनके अंदर डेल्टा नोड की वैल्यू जो होती है इज वेरी मच लेस देन द पेयरिंग। पेयरिंग मतलब पेयरिंग की वैल्यू उनकी बहुत ज़्यादा है, हमारे पास डेल्टा नोड की वैल्यू बहुत कम है, तो इट वुड नॉट प्रेफर पेयरिंग, इट विल गो टू सेपरेट देमसेल्फ, इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर लो अपने आप को हर एक ऑर्बिटल में। ठीक है, तो ये वीक फील्ड लिगेंड का काम है। तो अगर मैं कहूँ ऑक्टाहेड्रल में ही आपके पास लिगेंड ऐसा आ जाए विच इज स्ट्रॉन्ग वन। ठीक है, और दूसरा हमें ये पता वीक लिगेंड जो होते हैं जो अपने आप को खिला देते हैं वो हाई स्पीड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ठीक है, अगर मैं कह देती हूँ आपके पास लिगेंड आ रहा है CN सियानो ग्रुप, तो यार हमेशा याद रखने वाली जो चीज़ यहाँ पे ये है कि जो सियानो ग्रुप है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का काम क्या होता है, हर चीज़ को पेयर अप करना। क्यों पेयर अप करना, क्योंकि देखो इसके दरमियान का जो गैप नज़र आ रहा है इट इज़ वेरी मच हाई। क्या है, इन दोनों के दरमियान का जो गैप मौजूद है वो ज़्यादा है, इसका मतलब डेल्टा नोड की वैल्यू पेयरिंग से ज़्यादा है। तो क्या प्रेफर करेगा ये ऑर्बिटल, ये प्रेफर करेगा लिगेंड कि इट शुड बी पेयर। तो इसका मतलब हाई ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस में हुंस रूल फॉलो नहीं होता। अब पेयरिंग कैसे होगी, पहले क्या हो जाएगी, 6 इलेक्ट्रॉन है, तीनों के तीनों नीचे फिल करना। ठीक है, नीचे नीचे फिल हो जाएंगे। चलो जी, ये यहाँ फिल हो गया, इसका मतलब इस सेट में क्या हो जाएगा, दिस विल रिमेन एम्प्टी। ठीक है, ये एम्प्टी रह जाएगा। तो ये जो कॉम्प्लेक्स बनेगा ये कौन सा कॉम्प्लेक्स बनेगा, क्योंकि एनर्जी लो है T2G की, तो जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है इट इज लो फील्ड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, यही चीज़ें MOT ने एक्सप्लेन की थी हमें पहले, लेकिन उसमें हमने एक ओवरऑल हिब्रिडाइजेशन के इफेक्ट के साथ देखा था, जबकि हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में सिंपल कंसेप्ट जो देख रहे हैं वो किसके साथ देख रहे हैं, वी आर जस्ट सेइंग द कंसेप्ट अलोंग डी ऑर्बिटल। ठीक है, तो हाई ऑर्बिटल्स जब हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाना हो तो हमारे पास लिगेंड वीक होता है, और उसमें डेल्टा नोड की वैल्यू जो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन गैप की वैल्यू है वो कम होती है, इसलिए पेयरिंग करना मुश्किल होता है और हुड्स रूल फॉलो होते हैं। जब आपके पास स्ट्रॉन्ग लिगेंड आता है तो उसमें क्या होता है, गैप ज़्यादा हो जाता है और पेयरिंग करना बहुत ईजी हो जाता है, क्योंकि हम उस गैप को ओवरकम करके हायर ऑर्बिटल की तरफ नहीं जा सकते। ठीक है, तो ये देखो जी लो कंसेप्ट, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बन गया। क्लियर, तो देखो अब आप यहाँ से अंदाजा हो गया कि जी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स और वीक फील्ड लिगेंड्स में कैसा इफेक्ट होता है। अब यहाँ वीक फील्ड लिगेंड में आपके पास गैप कम होता है, जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा उतना ज़्यादा डेल्टा नोड की वैल्यू होगी, और जितना ज़्यादा नोड की वैल्यू होगी उतना ज़्यादा वो स्टेबलाइज कंपाउंड होगा। ठीक है, अब इसी चीज़ को हम देख लेते हैं, आपने कॉम्प्लेक्सेस जो हैं, अदर वन कॉम्प्लेक्सेस जो आपके पास मौजूद हैं, we have the complexes of ऑक्टाहेड्रल के लिए देख लिया आपने। अब ऑक्टाहेड्रल के साथ आपकी बुक में थोड़ा सा मेंशन किया गया है
कि आपको जब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है, पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि आप बताओ एक जनरली कि जितना ज़्यादा CFSE की वैल्यू होगी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन की, तो उतना याद रखना कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेबिलिटी उसकी स्ट्रांग होती है, जितना गैप ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा उसका स्ट्रांग वैल्यू आएगी। अब इसमें देखो हमें टेबल दिया गया है जिसमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग का काम है, ठीक है। पेपर में क्वेश्चन आ सकते हैं, आपके पास एक ऐसा कॉम्प्लेक्स है जिसके अंदर d ऑर्बिटल की वैल्यू d1 है, तो बताओ भाई कि इलेक्ट्रॉन T2 में जाएगा या Eg में जाएगा। और साथ ये भी बता देते हैं कि आपके पास कॉम्प्लेक्स कौन सा ऑक्टाहेड्रल। जब ये मेंशन कर दी जाए कि कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल है तो हमेशा याद रखो सेट किस तरह बनेगा, एनर्जी डायग्राम कैसे बनेगी, ऊपर कौन से ऑर्बिटल्स आएंगे, Eg वाले आएंगे, ठीक है, नीचे कौन से आएंगे, T2G1। तो ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट याद रखने वाली है। हमें ऑक्टाहेड्रल के नाम सुनते साथ ही ये काम है। T2G में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 3, 1 2 3, और ऊपर वाले सेट में 1 और 2 होते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन फिल करने का तरीका, उसमें मतलब आपको पूरी डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, आप इस तरह बता सकते हैं ऐसा ऑर्बिटल जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। तो आपको हमेशा क्या रखना है कि टाइटेनियम का कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल में बात करें तो पहला इलेक्ट्रॉन हमेशा नीचे ही जाएगा, चाहे वीक फिल लिगेंड है या ब्रॉड सा लिगेंड। अब जब 1 इसमें आएगा तो पूछता है आप बताओ डेल्टा नॉट की वैल्यू क्या होगी। तो आपको पता है टी वाले सेट के लिए कौन सी एनर्जी होती है, 0.4। तो 0.4 इधर की एनर्जी है और ऊपर की एनर्जी क्या है, 0.6, ठीक है, 0.6। ये जो 0.4 आपके पास आया है वो कहता है आप बताओ डेल्टा नोट की वैल्यू क्या है। तो देखो ओवरऑल जब हम डेल्टा नोट की वैल्यू बताते हैं तो Eg और T2G की मिला के बताते हैं। अब Eg में तो कोई इलेक्ट्रॉन गया ही नहीं, बेचारे के पास था ही एक इलेक्ट्रॉन, तो 0.4 को 1 से मल्टीप्लाई किया, आंसर क्या आ गया, 0.4। इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या है, 0.4। अब वो कहते हैं अगर हम अगली एग्जांपल लेते हैं, आपके पास है डी ऐसा कॉम्प्लेक्स में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होगा, वो कहाँ फिल होंगे, नीचे ही फिल हो जाएंगे। अब पहले एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पड़ा हुआ था, दूसरा यहाँ पे आ गया, तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। Eg में तो अभी भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं गया, तो यहाँ पे भी 0.4 को हम किससे मल्टीप्लाई कराएंगे, 2 से। तो आंसर देखो क्या आ गया, दिस वन, ठीक है। इसी तरह हम D3 की देखते हैं तो क्या वैल्यू आ जाती है, 1 1 1 सेपरेटली, क्योंकि देखो हुंस रूल फॉलो होता है, हमें ये भी याद रखना है। और अब जब हमें ये नहीं बताएंगे ना कि लिगेंड किस तरह की नेचर का है, वीक या स्ट्रॉन्ग है, तो मसला नहीं पड़ता। यहाँ पे सिर्फ ये है कि आप इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर रहे हैं, पहले सेपरेटली फिल करना है, और मोस्टली एग्जांपल जो है हुंस रूल को फॉलो करती हुई दी गई है। तो यहाँ पे आपके पास ऐसा कंपाउंड्स में 2 और 3 है, तो आप देख सकते हो कैसे फिलिंग होगी आपके पास यहाँ पे 1 2 3, तो 0.4 को इससे मल्टीप्लाई करा दिए 3 से। तो ये देखो ये आपके पास यहाँ पे एक सेट ही बना दिया गया है, आपको डिफ्रेंशिएट कर दिया है कि ये जी T2G सेट है और एक सेट आपके पास क्या है, Eg सेट है, ठीक है। तो ये T2G में फिल करें, Eg में करें। इसी तरह हम 100 और नीचे एग्जांपल्स को देखते हैं जो आपकी बुक में मेंशन है। हाँ जी देखो जी, अब आपके पास कंपाउंड का स्ट्रक्चर क्या है, हमारे पास स्ट्रक्चर है, क्या आ गया जी आपके पास, हम एग्जांपल देख लेते हैं आयरन की। आयरन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन उसने बताया, अगर Fe3 स्टेट है तो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें आउटर मोस्ट में, 5, ठीक है। उसने कहा 5 होते हैं, सिंपल एक ऑर्बिटल बड़ा से 5 इलेक्ट्रॉन Fe3 में, ठीक है। Fe3 में 5 हैं, तो देखो ये तो ऑर्बिटल वो है जो डी ऑर्बिटल में अलग से पड़ेंगे, तो मुझे पता है 5 इलेक्ट्रॉन है, अभी इनके पास चांस क्या है, ये सारे के सारे नीचे फिल हो जाएंगे। जब ये नीचे अगर फिल कर देते हैं तो आपके पास इसकी एनर्जी डायग्राम क्या बनती है, देखो कितने इलेक्ट्रॉन T2 में आ रहे हैं, 1 2 3 4 5, तो 0.5 को 5 से मल्टीप्लाई किया और आंसर आ गया 2। ये -2 लिखा है, माइनस इसलिए लिखा है कि ये वैल्यू ऊपर की तरफ जा रही है। जो आपके पास 0.6 है ना, कुछ बुक्स में आपको नजर आएगा कि इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि 0.6 को मल्टीप्लाई करो जितने इलेक्ट्रॉन उसमें प्रेजेंट है, ठीक है, लिगेंड के ऑर्बिटल जितने ऊपर चले गए उसे माइनस कर दो या प्लस कर दो जितने नीचे आ गए, ठीक है, 0.4 जितने नीचे आ गए उसको नीचे वाले इलेक्ट्रॉन से। तो आपकी बुक में जो मेंशन किया गया वो क्या है, नीचे वालों में से ऊपर वालों को माइनस कर दिया, बात तो एक ही है, ठीक है। तो 0.6 आ गया। अब वो कहता है कि अगर हम इस सबको बिल्कुल अलग अलग फिल करते हैं तो देखो इसकी वैल्यू क्या आती है, 0। इसका मतलब इसने किसी लिगेंड को अप्रोच ही नहीं किया और इसके सेपरेटिंग करने का भी कोई फायदा नहीं, इसके सेपरेटिंग पैटर्न पे गया ही नहीं, ठीक है, इसलिए यहाँ पे 0 आ गया। लेकिन अगर हम उसे ध्यान से देखें या दूसरी सेपरेटिंग में चले जाएं तो इलेक्ट्रॉन पेयर्स को हम अगर कंबाइन कर दें तो हमारा आंसर 2 आता है, ठीक है। उसके बाद बाकी सारी आपको डिफरेंट चीज़ों से बता गया है कि पेयरिंग और अनपेयरिंग करके एक्सप्लेन किया गया। तो आप इसको देख सकते हो, छोटी छोटी एग्जांपल करना जो आपको सबसे आसान लगे उन्हीं को देखना ताकि पेपर में आपको मुश्किल ना। अच्छा जी, ये तो हो गया क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन के पॉइंट्स आ गए।
अब हमारे पास इसके कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं कि क्रिस्टल फिट स्प्लिटिंग डिटरमाइंस करती है कि इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे या नहीं होंगे। तो ये डिपेंड करता है आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर में। सबसे पहला फैक्टर क्या है, लिगेंड किस तरह का है। लिगेंड आपके पास अप्रोचिंग लिगेंड जो है वो वीक है, स्ट्रॉन्ग है, सबसे पहले तो इस पर डिपेंड करती है। जितना ज़्यादा उस पर नेगेटिव चार्ज होगा या जितना वो स्ट्रॉन्ग होगा उतना डिफरेंस में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास आ गया स्मॉल एंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव विल हैव लेस एफ। तो सिंपल सी बात है, आप देखो हेलोजन है, हेलोजन वीक है, तो इसका मतलब वीक लिगेंड्स की वैल्यू जो होती है वो कम होती है और जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, ये वही चीज़ इसने एक्सप्लेन की। दूसरा पॉइंट इसमें आ रहा है कि आपके पास क्रिस्टल फिट स्टेबलाइजेशन एनर्जी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैं D6, 8 और 16 के लिए वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। ठीक है, अब आपके ऊपर यहाँ पे दिया भी होगा, यहाँ पे देख सकते हो D6 में आपको हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस दिए हुए हैं और यहाँ पे बाकी तो स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं किए हुए, तो जस्ट कॉमनली याद करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है ना कि आपको सबसे ज़्यादा देखना नेचर क्या है लिगेंड की, लिगेंड कैसा अटैच है, वीक है या स्ट्रॉन्ग है। अगर वो वीक लिगेंड है तो वो कैसे अप्रोच करता है, वो अपने सारे इलेक्ट्रॉन को फैला देता है। स्ट्रॉन्ग होता है तो क्या करता है, पेयर अप कर देता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के हैं। उसके बाद आपकी अपनी ही बुक में दिया हुआ है कि जी ये डेल्टा नोट की वैल्यू दी गई है। अगर आप एफ को देखोगे, बोल्ट F6 को, तो इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे, सारे फैले हुए नजर आएंगे। और अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड लेते हो तो सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है अपने आप को पेयर अप कर लेंगे और ये गैप ऊपर की तरफ ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बता भी दिया है कि अगर कोबाल्ट हमारे पास होता है तो डेल्टा नोट की वैल्यू स्टेबिलिटी जो है वो गेन होती है इज लेस देन द एनर्जी ऑफ पेयरिंग। डेल्टा नोट की वैल्यू जो होती है लेस होती है पेयरिंग से, इसलिए यहाँ पे पेयरिंग नहीं होती। ठीक है, सेपरेट हो जाता है। तो therefore electron would go EG orbital and become unpaired. This is the example of high spin और यहाँ पे पैरामैग्नेटिक बिहेवियर होता है। ठीक है, और क्योंकि इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ये कुछ हद तक अनस्टेबल भी होता है। जबकि अमोनिया का कॉम्प्लेक्स देखो, नाइट्रोजन इज अ डोनर एटम, इट इज स्ट्रॉन्गर। इसमें एनर्जी हमेशा क्या हो जाती है, इतनी ज़्यादा एनर्जी होती है हमारे पास गैप की कि यहाँ पे पेयरिंग करना हमारे लिए आसान हो जाती है। जो कॉम्प्लेक्स बनता है वो लो स्पिन बनता है और डायमैग्नेटिक इन नेचर होता है। तो यहाँ पे आपको उन्होंने सीरियसली बोला। इस बार से कहा कुछ कंपाउंड्स जो हैं बस ये सारे वही वाले कंपाउंड हैं जो एमओटी में मैंने डिस्कस किए थे आपके साथ, दोबारा रिपीट हो रहे हैं। उसके बाद आगे हमारे पास जो है वो क्रिस्टल फील्ड जो है वो टेट्राहेड्रल के लिए, कॉम्प्लेक्सेस के लिए है। और टेट्राहेड्रल में देखो हमने पहले याद किया कि ऑक्टाहेड्रल होते हैं तो किसको अप्रोच करते हैं, ऑन द एक्सिस। जब हमारे पास टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होंगे ना तो ऑन द एक्सिस पे नहीं जाना, बिटवीन द एक्सिस को अप्रोच करना है, बिटवीन एक्सिस। और बिटवीन एक्सिस में कौन से ऑर्बिटल होते हैं हमारे पास, हमारे पास होता है DXY, DXZ, DYZ। अब लिगेंड जो अप्रोच करेंगे वो आपके पास जो भी एक्सिस होगा उन ऑर्बिटल्स को अप्रोच करेगा जो कहाँ मौजूद होंगे, बीच में आ जाएंगे। ये बीच वाले ऑर्बिटल्स को अप्रोच करेगा, यानी लिगेंड्स के ज़्यादा रिपल्शन कहाँ पे आएगी, बिटवीन द ऑर्बिटल्स। और जो ऑन द एक्सिस होंगे ना उन पे अप्रोचिंग नहीं होती है। ठीक है, तो याद रखना है जब भी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होगा जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है उनमें अप्रोच ऑन द एक्सिस होती है। और जो टेट्राहेड्रल होते हैं उनकी अप्रोच कहाँ पे होती है, बिटवीन द एक्सिस। तो जब बिटवीन द एक्सिस होगी तो यहाँ पे उल्ट हो जाएगा ना, वहाँ पे कौन सा सेट ऊपर गया था, EG वाला, यहाँ पे कौन सा चला जाएगा ऊपर, T2G वाला। उसकी एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि वो हायर एनर्जी पे चला जाएगा, वो एनर्जी रिपल्शन महसूस करेगा। और जो अनअफेक्टेड ऑर्बिटल्स होंगे वो नीचे आ जाएंगे। ठीक है, तो ये आपके पास एनर्जी डायग्राम में वहाँ पे उल्ट हो जाते हैं, जो काम वहाँ पे आपके पास ऑक्टाहेड्रल में थे वो नीचे आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑर्बिटल्स आ गए। यहाँ पे उन्होंने बता दिया कि आपके पास DXY, XZ, YZ जो ऑर्बिटल्स हैं सबसे ज़्यादा किसी भी लिगेंड को अप्रोच करते हैं, जबकि बाकी जो ऑर्बिटल्स से बच जाते हैं वो अप्रोच नहीं कर पाते, उनकी एनर्जी कम हो जाती है, उनमें रिपल्शन कम होती है तो लो एनर्जी पे चले जाते हैं। ठीक है, तो अगर इसकी एग्जांपल हम देखें तो आपको उन्होंने बता दिया कि ये आपके पास ऑर्बिटल्स क्या बन जाएंगे, सेम वैसे ही EG सेट नीचे आ गया, T2G ऊपर चला गया और T2G की वैल्यू 0.4 होती है और दूसरी की वैल्यू 0.6 है, तो ये आपके पास नीचे आ गया। ठीक है, ये स्प्लिटिंग आ गया इसका। अगर हम इसकी एग्जांपल देखते हैं तो एग्जांपल हमारे पास जो है वो इस कॉम्प्लेक्स में इस तरह की आ जाएगी। आप ये देख लो कि अगर आपके पास ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस है तो आपके पास नीचे सेट है तीन वाला जिसको हम कह देते हैं T2G। ठीक है, और दूसरे में कौन सा आ गया है, EG। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें उल्टा हो जाएगा, इसमें EG चला जाएगा नीचे
और उसके बाद आ जाएगा ऊपर T2G, ठीक है, T2G सेट आ जाएगा ऊपर। सो ये आपके पास आ जाएंगे। उसके बाद एग्जांपल देखते हैं। हर लिगेंड अप्रोच डिफरेंट तरीके से करता है, डिपेंड करता है उनकी अप्रोचिंग पोजीशंस क्या है, जिसकी वजह से चेंज हो जाता है। अब टेट्राहेड्रल में जो इसकी अप्रोचिंग है वो कौन सी है, DXY, DXE, DYZ, सेम वही वाला पैटर्न रहेगा। लेकिन अगर हम इस चीज़ को हम स्केयर प्लेनर पे लगा के देखें तो स्केयर प्लेनर की शेप बदल जाती है, उसमें और डिफरेंस आ जाता है। उसमें आपके पास सबसे पहले लोएस्ट ऑर्बिटल में कौन चला जाता है, अप्रोच कौन करता है, सिर्फ लिगेंड अप्रोच DX स्केयर Y स्केयर वेरी डिफिकल्टी। तो जब स्केयर प्लेनर कम्प्लेक्स होता है उसमें भी कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे पास 4 होता है, बस फर्क ये होता है कि उसमें जो शेप आपके पास आती है वो प्लेनर शेप होती है, और मॉलिक्यूल्स जो स्केयर शेप में आपके पास आता है उसमें जब ऑर्बिटल्स अप्रोच करते हैं सबसे पहले वो अप्रोच करते हैं जो DXZ और YZ पे होते हैं, तो इट अटेन द लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल्स, वो नीचे आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद DXY है, DZ स्केयर है, DXY स्केयर है, ठीक है। इसका मतलब आपके पास अप्रोचिंग किसकी है, जो सबसे ज्यादा हिट करेगा लिगेंड को वो कौन सा ऑर्बिटल होगा, DXY स्केयर, सबसे मैक्सिमम हाईएस्ट एनर्जी इसकी होती है, ठीक है। उसके बाद Z स्केयर की, उसके बाद कोई इलेक्ट्रॉन बचा तो XY, और नीचे सबसे लोएस्ट में यानी जो अनअफेक्टेड रह जाएगा वो DXC है, YZ। स्केयर प्लेनर टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स से थोड़ा सा डिफरेंट बिहेव करता है, ठीक है। तो ये आपके पास आ गए। अच्छा जी, ये चीज़ हमने पढ़ ली कि ये जो डिफरेंस आता है हमें पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक बताता है। अगर वो पेयर अप इलेक्ट्रॉन होंगे तो पैरा डायमैग्नेटिक है, अनपेयर्ड होंगे तो पैरामैग्नेटिक। तो ये चीज़ें हम सारी इसमें देख चुके हैं। सो आपकी बुक में इसको स्केयर प्लेनर शेप को नहीं एक्सप्लेन किया गया, तो स्केयर प्लेनर के लिए सिर्फ इतना ही याद रखना है कि अप्रोचिंग किस तरह से होती है, ठीक है। और दूसरा आपके पास यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया कि जो नॉन लीनियर मॉलिक्यूल होते हैं यानी लीनियर शेप में नहीं होते हैं उनके अंदर कुछ और भी गड़बड़ हो जाती है, डिस्टॉर्शन आती है, ताकि एनर्जी को हम कम कर सकें। ऐसे कंपाउंड्स में वो टेट्रागोनल डिस्टॉर्शन कहते हैं, जिसका नाम होता है जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। इसको हम थोड़ा सा डीप सा बाद में डिस्कस करेंगे। तो सिर्फ जो याद रखने वाली चीज़ है आपके पास क्या है कि जब हमारे पास कौन से कम्प्लेक्स होते हैं, आपके पास टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस ऑक्टाहेड्रल होते हैं। तो कैसी आपके पास होती है, ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। कॉम्प्लेक्स होंगे तो सबसे ज्यादा एनर्जी कौन लेगा, हाईएस्ट ऑर्बिटल। इंटरेक्शन कहाँ पे होगा आपके पास, इंटरेक्शन ऑन द एक्सिस होगा। और ऑन द एक्सिस कौन से ऑर्बिटल होते हैं हमारे पास वो होते हैं DX स्केयर, ठीक है, माइनस Y स्केयर लिखा जाता है। और कौन सा होता है, और होता है हमारे पास DZ स्केयर। तो इसका मतलब ये ऑर्बिटल्स कहाँ चले जाते हैं, दे अटेन हाई एनर्जी। और जो बच जाते हैं ऑर्बिटल वो कौन से होते हैं हमारे पास DXY, DYZ और DXZ। ये ऑर्बिटल्स अनअफेक्टेड होते हैं, और आप ये कह सकते हो कि इन पे रिपल्शन कम आती है, क्योंकि ये रिपल्शन कम होती है क्योंकि ये इंटरेक्ट कम करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये इंटरेक्शन इनका कम होता है, इंटरेक्शन लो होता है, दैट इज वाई आपके पास ये नीचे आ जाते हैं। और जो इस तरह के ऑर्बिटल्स को हम कह देते हैं, ये कौन सा सेट होता है, T2G, जिसमें 3 ऑर्बिटल्स आते हैं। और T2G की एनर्जी क्या होती है, 0.4, ठीक है। और जो ऊपर हाई एनर्जी पे होते हैं उसकी एनर्जी क्या, उसे क्या कहते हैं, दिस विल कम एज Pg, और इसकी एनर्जी क्या हो जाती है 0.6। और इसके बाद आपके पास क्या जाता है, दूसरा कॉम्प्लेक्स क्या है, अगर इसे हम रिप्रेजेंट करें डायग्राम बना के तो आपके पास क्या आ जाएगा जी, यहाँ पे ऑर्बिटल्स दी के हैं, कौन कौन से आ जाते हैं जी, 1 2 3 4 एंड 5। अपने आप को स्प्लिट करेगा ये किस पे, Tg में, ठीक है। और नीचे आ जाएगा T2G, ठीक है, T2G आ जाएगा। इसका एग्जैक्टली आपके पास जो कम्प्लेक्सेस होते हैं ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्सेस, टेट्राहेड्रल होते हैं, अगर उसको हम देखें टेट्राहेड्रल इसका एग्जैक्ट रिवर्स होता है, ठीक है। टेट्राहेड्रल में अप्रोच कौन करता है, टेट्राहेड्रल लिगेंड अप्रोच इन बिटवीन एक्सिस,
ठीक है, जो ऑर्बिटल्स इन बिटवीन एक्सिस होते हैं। क्लियर? तो इसमें मतलब क्या होता है कि यहाँ पे T2G वाले जो ऑर्बिटल्स होते हैं, T2G वाले ऑर्बिटल्स कौन कौन से हैं आपके पास? DXY, DYZ और DZX, ये वाले जो ऑर्बिटल्स हैं वो हाई हो जाते हैं, हाई एनर्जी हो जाते हैं। और जो ऑर्बिटल्स इसके पास कौन से होते हैं? along axis EG set of orbitals will be of less energy, उनमें क्या हो जाती है? एनर्जी कम हो जाती है। ठीक है, विल बी ऑफ लेस एनर्जी। अगर इसको मैं डायग्राम पे ड्रॉ करूंगी तो क्या हो जाएगा आपके पास? EG नीचे आ जाएगा, ठीक है, और T2G कहाँ चला जाएगा? अबव द सेट। ठीक है, ये आपके पास हो जाएगा। अब इसी चीज को अगर हम टेट्राहेड्रल में देखते हैं तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर में क्या होता है? आपके पास सबसे ज्यादा जो अप्रोच करती है वो पोजीशन कौन सी होती है? DX स्क्वायर और वाई स्क्वायर। लिगेंड ने कहाँ अप्रोच करना है? सिर्फ DX स्क्वायर वाई स्क्वायर। और जिसको अप्रोच नहीं करना वो कौन सा है? DXY। और आपके पास किसको अप्रोच नहीं करेगा? वो अप्रोच नहीं करेगा आपके पास, यू कैन सी फ्रॉम हेयर टू, इसको अप्रोच नहीं करेगा DXY और YZ को। ठीक है, किसको अप्रोच नहीं करेगा? वो DXY और YZ। इसका मतलब सबसे अप्रोचिंग पॉइंट क्या है उसका? दिस वन, इसलिए इसकी एनर्जी क्या होगी? सबसे हाई एनर्जी होगी। ठीक है, हाई एनर्जी होगी इन केस ऑफ स्क्वायर प्लेन। हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? स्क्वायर प्लेन। तो सिर्फ यही पॉइंट्स आपको याद करने हैं कि क्या है। ठीक है, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री में। और उसके बाद इसके नीचे आ जाता है DZ स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे फर्दर स्प्लिटिंग हो जाती है। और उसके नीचे आ जाएगा DZX। ठीक है, ये नीचे आ जाएगा। तो ये इसका एनर्जी डायग्राम आ जाएगा। क्लियर? तो स्केल प्लेनर में आप कोई भी कॉम्प्लेक्स एग्जांपल ले सकते हो। इतनी हमने पढ़ी, पीछे निकल क्लोराइड के साथ देख लो, स्केल प्लेनर पे कोई भी एग्जांपल आ सकती है। आपको सिर्फ पता चाहिए जब इलेक्ट्रॉन फिल करना है तो हमने कैसे करना है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग जो है ना, बस वो हमारे सेंस में होनी चाहिए कि वो कैसे हुई। तो अगर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग का हमें पता चलता है तो हमने भी कहा कि ये मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में बड़ा अच्छी इन्फॉर्मेशन देती है। तो वो जो अच्छी इन्फॉर्मेशन या एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है वो कैसे मिलती है, उसको भी देख लेते हैं। देखो, अगर किसी ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन है और हम बात कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग लिगेंड की, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन सारे के सारे बीच में चले गए, अनपेड इलेक्ट्रॉन कोई नहीं बचा, मैग्नेटिक मोमेंट 0 आ गया, एस टी वैल्यू भी 0 हमारे पास आ गई। ठीक है, स्प्लिटिंग तो नहीं हुई ना, आगे तोड़फोड़ का शिकार तो नहीं होना है। और ये 1/2s+1 स्पिन मोमेंटम आपके पास 1 आ गया और नेचर डायमैग्नेटिक। ठीक है, तो अगर हम D8 की बात करते हैं या D7 की बात करते हैं इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड, देखो आपके बुक में जो टेबल दिया गया उसमें ये मेंशन नहीं किया कि हम स्ट्रॉन्ग हैं या वीक हैं। तो अगर मैं कहती हूँ मेरे पास लिगेंड ही स्ट्रॉन्ग का नेचर का, तो मतलब स्ट्रॉन्ग में पेयरिंग हमेशा पॉसिबल होती है। 7 इलेक्ट्रॉन 6 के से पहले नीचे आ गए, 1 बच के ऊपर चला गया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1, मैग्नेटिक वैल्यू दिस वन। ठीक है, तो स्पिन मैग्नेटिक हाफ क्यों है? क्योंकि देखो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन अकेला पड़ा हुआ है, तो इसलिए हाफ ओरिएंटेशन आ गई। 2s की वैल्यू 2 होगी, पैरामैग्नेटिक। अगर 8 इलेक्ट्रॉन है, इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड की बात मैं कर रही हूँ, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड में पेयरिंग पहले होगी सबसे पहले और फिर इलेक्ट्रॉन अलग अलग जाएंगे। तो आपके पास इस तरह सॉल्व होगा। 10 में भी देखो क्या हो जाता है आपके पास, पहले पेयर्ड अप होते हैं उसके बाद। तो देखो 6 और 10 में आपके पास 0 आपके पास वैल्यू आती है, वो डायमैग्नेटिक इन नेचर होता है। तो इस चीज़ में ये ध्यान रखना है कि जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है ना, उसमें हम रूल फॉलो नहीं करते, क्योंकि वो पहले पेयरिंग कर लेता है। जबकि रूल कहता है कि आपके पास जब अवेलेबल है इलेक्ट्रॉन तो उन्हें अलग अलग है, तो किसी और में घुसाने की जरूरत नहीं। अब यही चीज़ देखो, अगर मेरे पास वीक लिगेंड होता है तो मैं देखो 6 वाले को देखो, अगर वीक लिगेंड है तो मेरा काम क्या है? पहले सबको अलग अलग रखना। ठीक है, अगर वीक लिगेंड होता था तो देखो ये कैसे बिहेव कर रहा है? पैरा। जबकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड था तो वो कैसे बिहेव किया? डाया। तो ये एहतियात हम तब करते हैं जब हमें ये पहले से बता दिया जाए कि व्हाट काइंड ऑफ नेचर ऑफ लिगेंड क्या है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है लिगेंड की पोजीशन को देखने के लिए। ठीक है, ये वही आपके पास पॉइंट्स आ गए।
ये जो बैरी सेंटर का वर्ड मैंने भी यूज किया था पहले, तो बैरी सेंटर होता है जो वो पॉइंट जिसे हम रेफरेंस बना के ऊपर चलते हैं। तो वीक फील्ड लिगेंड में गैप कम होता है और स्ट्रॉन्ग में ज्यादा होता है। ठीक है, क्लियर है? अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास कुछ पॉइंट हैं कि डेल्टा नोट की वैल्यू किस पर डिपेंड करती है। मैंने बताया कि जी लिगेंड की नेचर पे करती है, लिगेंड किस तरह का हायर है या लोअर है, मतलब स्ट्रॉन्ग है या वीक है। तो जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उतना ज़्यादा गैप होगा, उतना ज़्यादा मॉलिक्यूल स्टेबलाइज होता है। ठीक है, और सेंट्रल मेटल की भी ये होता है कि जितनी ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी ना, जैसे आयरन के ऊपर +2 चार्ज है और +3 भी होता है, तो +2 की निस्बत +3 ज़्यादा वाला स्टेबल होता है। ठीक है, सेंट्रल मेटल की वैल्यू में यहाँ पे आके ना कि जिसके ऊपर ज़्यादा चार्ज होगा, या आप ये कह सकते हो जिसके ऊपर नंबर ऑफ मेटल एटम जो है ज़्यादा पड़े होंगे, नंबर ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल्स फ्री होंगे तब भी। और सबसे ज़्यादा 5D के ऑर्बिटल स्टेबल करते हैं, फिर 4D और 3D। ये ऐसा इसलिए है क्योंकि उनकी स्ट्रक्चरल बेस पे अगर देखें तो डिफ्यूजन बहुत ज़्यादा होती है, बहुत अंदर की तरफ जाके होते हैं। तो ये रिमेंबर दैट कि लिगेंड स्ट्रॉन्ग होगा उतना ज़्यादा गैप हमारे पास आएगा, वीक होगा उतना कम गैप आएगा, जितना गैप ज़्यादा होगा उतना वो स्ट्रॉन्ग होगा।